बचपन से ऐसा वो थोड़ा होता ना, एक टेढ़ी सोच वाला, एक भूख लगवा के थैंक यू। गेमिंग दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाहर भी एक असली दुनिया है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जहाँ पे लोग उतार चढ़ाव सीखते, एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ लर्निंग मिलता है। One game you are terrible at but चेस। तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर मारियो भी बोल सकते हो आप, आई डोंट नो। अच्छा खाना खाओगे तो हेल्दी हो जाओगे। thank you so much Darshil, thank you so much. Wait, I would like to add this. I would love to play chess with Amir sir. हर बच्चा अपने आप में खास होता है, बस उसे अपने पंखों को पहचानने की देर है। हमारे साथ आज वही मासूम चेहरा मौजूद है जिसने ये डायलॉग एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचाया। हालांकि अब थोड़े बड़े हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद है लेडीज एंड जेंटलमैन एक्टर दर्शील सफारी, प्रोड्यूसर नीता शाह एंड प्रोड्यूसर अभिनय देओल सर। वेलकम टू एवरीबॉडी, वेलकम टू पंजाब प्लीज। Thank you very So much. guys, first of all I would like to congratulate you for your new web series Gamer Log, जो कि Amazon Prime और Amazon MX Player पर अवेलेबल है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, आपसे शुरुआत करते हैं जी। और सवाल ये है कि गेमर लोग बनाने की जो इंस्पिरेशन है वो कैसे आई, वो कॉन्सेप्ट आइडिया कैसे आया? एक तो वो आइडिया आया एक अजीब किस्म के राइटर से। अजीब कहता हूँ इन द सेंस बहुत अच्छा राइटर है, लेकिन अजीब इन द सेंस आप अगर उसको एक बार देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कर्मण्य आहूजा करके एक इंसान है जो बहुत ही आड़े टेढ़े किस्म के स्क्रिप्ट्स लिखता है और बहुत ही अच्छा लिखता है, आड़ा टेढ़ा लेकिन अच्छा। तो उसने हमें ला के ये स्क्रिप्ट सुनाई थी एक बार, और हमें जैसे ही हमने सुनी बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि दिल्ली बैली के बाद कुछ ऐसा बनाया जाए जो आज के बच्चों के बारे में हो। तो ये सारे ही बॉक्सेस टिक हो गए उस स्क्रिप्ट के साथ जिसका नाम है गेमर लोग, एंड वो कि गेमिंग पे है, और गेमिंग ये एक दुनिया स्लाइटली नई दुनिया है, एटलीस्ट इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा आपसे है कि आपने दर्शील सफारी को ही एज अ लीड एक्टर, एज अ लीड रोल, मतलब क्यों आपने कास्ट किया? क्या खूबी आपको ऐसी नजर आई कि दर्शील इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस? जब हमने कास्टिंग का प्रोसेस शुरू किया था, जब सीरीज़ डेवलप हो चुकी थी, एपिसोड्स लिखा गया था, उसके बाद जो दर्शील का कैरेक्टर है रघु, वो एक छोटे शहर का लड़का है। ओके, तो वो यंग होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए, उसमें एक वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। सो वी थॉट कि एक ऐसे लड़के को कास्ट करें जो ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ हो। लाइक दर्शील वॉज अ स्टार एज अ चाइल्ड। दर्शील, रघु से आप कितना खुद को सिमिलैरिटीज जो हैं आपको नजर आई? क्या लगा आपको कि आप कितना रिलेट कर पाए उस कैरेक्टर से? बहुत ज़्यादा। रघु's कैरेक्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा दर्शील उसमें उस कैरेक्टर में है। आप जब शो देखोगे आपको पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ड्रिवन लड़का है, फोकस्ड है, और मेनली उसके जो कॉमिक मोमेंट्स हैं कि वो कभी कभी बिना बोले बिना सोचे बोल देता है एक गलत मोमेंट पे, बहुत इंट्यूटिवली भी बात करता है कभी कभी, और आउट ऑफ द बॉक्स सॉर्ट ऑफ सा लड़का है। तो मैं खुद बचपन से ऐसा वो थोड़ा होता ना, एक टेढ़ी सोच वाला, एक एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना, एक अलग एंगल से कोई सिचुएशन को देखना, ऐसा मेरा सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग रहा है रघु का कैरेक्टर। एंड इनफैक्ट एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वर्क है ये कैरेक्टर का, वो ये है कि वो एक 3 डायमेंशनल तरीके से अपने आप को देखता है। यानी कि वो गेम करता है, और वो जो अपना गेमिंग कैरेक्टर है वो अपने आप के साथ कन्वर्स कर सकता है, एंड वो अपने आप को आइसोलेट करके देख सकता है कि वो जो उसका गेमिंग कैरेक्टर उसका नाम है मैवरिक जी। तो वो पूरा एक बिंदास, एकदम पावरफुल, कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है। 9 किलो की गन है उसकी पूरी सी, एंड स्नाइपर है वो, और वो अपने आप को ही गाइड करता है थ्रू दैट कैरेक्टर, और वो ये कॉन्वर्सेशन देख सकता है क्या हो रहा है थर्ड पर्सपेक्टिव से। सो आई लव दैट। वो बहुत ही हटके, और जैसे सर ने कहा एक अजीब इंसान के दिमाग से ही आ सकता है इन द मोस्ट कूलेस्ट वे। कर्मण्य आहूजा जिन्होंने लिखा है, और अलीवीर खुश जिन्होंने एडिशनल स्क्रीन पे डायलॉग लिखे हैं, एंड आर्या सर टू फुलफिल दिस विजन, टू रियली ब्रिंग दिस टू लाइफ। तो ये सारी चीजें हैं जो एक कॉकटेल सा बन जाता है। एंड हंसने की बात ये है कि मैं अकेला वो कैरेक्टर नहीं हूँ इस शो में।
मेरे साथ पूरे गेमर लोग की गैंग है, यू नो अंजलि है, यू सॉ द ट्रेलर राइट? तो ये सारे एक ऐसे कहीं ना एक अतरंगी गैंग है, सब इंडिया के अलग अलग हिस्से से आई है, एक साउथ इंडियन, एक गुजराती जो मैं हूँ, एक महाराष्ट्र में, एक पंजाबी है, तो ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो एक रूफ के नीचे आए हैं, एंड इट्स अ मैड हाउस। ये सिर्फ एक गेमिंग रिगार्डिंग शो नहीं है स्ट्रिक्टली, ये आप तीसरे चौथे एपिसोड में भूल जाओगे इसका नाम गेमर लोग है, ये बस आपको बहुत प्यारे लोग लगेंगे, बहुत मस्ती भरे लोग लगेंगे। सो फॉर मी दिस कैरेक्टर रघु बहुत पर्सनल लगता है। मैं इनफैक्ट मैं कुछ सीखा ये कैरेक्टर से कि जब शो में ये अपने आप में बिलीव करता है तो ये वो हासिल करके रहता है, आसमान ज़मीन एक कर लेगा लेकिन हासिल करके रहेगा इफ़ ही बिलीव्स। तो मैं कभी कभी जब अपने आप को वो सिचुएशन में पाता हूँ तो मैं याद करता हूँ कि जब मैंने रघु का कैरेक्टर प्ले किया था, मैंने टैप किया था उस पोटेंशियल में कि जब वो बिलीव करता है वो हासिल कर लेता है, तो मैं भी कभी कभी वहाँ से थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो लाइक आई सेड, बहुत ही पर्सनल और बहुत ही ग्रेटिफाइंग रहा ये एक्सपीरियंस, यू नो, टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ रघु। अच्छा लगता है। नाइस सर, अब मेरा सवाल आपसे है। सवाल ये कि जब आपने ये सीरीज शूट की तो उस दौरान चैलेंजेस क्या कुछ आए, क्योंकि GFX वगैरह बहुत इस्तेमाल किया गया होगा इस गेम में, तो सीरीज में तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने ऐसे फेस किए कि कहीं ऐसा लगा कि हाँ यहाँ थोड़ी समस्या आ रही है? सो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें गेमिंग पे आधारित है। तो अभी गेमिंग ये हालांकि नई चीज़ है, बट नई चीज़ों से ना काफ़ी लोगों को परहेज भी होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, और ख़ास करके गेमिंग, क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन है वो तो समझती है कि गेमिंग क्या है, ये तो सब टाइम पास है, टाइम वेस्ट है, ओके, ये बच्चों को बहकाने वाली चीज़ें हैं, ये ठीक चीज़ें नहीं है। तो पहला तो वो था कि हमें कुछ एक ऐसा बैलेंस करना था ये शो के द्वारा कि वो बैलेंस बना रहे, कि लोगों को ऐसा नहीं हो कि एलियनेट हो जाए लोग कि भाई ये तो गेमिंग के ऊपर है, हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हम में से भी कुछ लोग हैं जो गेमिंग नहीं करते, लेकिन आप नहीं करते, ये नहीं करती, लेकिन आपके लिए भी उस शो में कुछ होना चाहिए, ना कि सिर्फ गेमिंग के बारे में। तो वो एक पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि ये एक कॉमेडी है एट द एंड ऑफ द डे। इस कॉमेडी जॉनर मेरे लिए, मैं मानता हूँ और आई थिंक दुनिया मानती है, जानती है कि कॉमेडी जॉनर सबसे डिफ़िकल्ट जॉनर है। लोगों को हंसाना और उनको हंसाते रहना बहुत मुश्किल चीज़ है। तीसरा चैलेंज ये था कि इसमें VFX काफ़ी है, इसमें कुछ एक्शन भी है और बड़ी एक्शन है, और जो यूथ ड्रिवन शोज़ में जब एक्शन आप दिखाते हो, आज की तारीख में ऐसा है कि हर बच्चा एक क्लिक के ऊपर मार्वल की बड़ी बड़ी पिक्चर्स देखता है जिसके अंदर एक्शन तो बहुत ही बड़ी पैमाने पे दिखाया जाता है, और हम उनसे compete कर रहे हैं अपनी एक्शन दिखा के, बिकॉज ये तो गेमिंग रिलेटेड एक्शन है, तो ये एक्शन थोड़ी अलग है, ये तो नॉर्मल एक्शन नहीं है। तो फिर वो भी एक अलग चैलेंज के रूप में हमारे सामने खड़ा था। तो आई थिंक इन सब चैलेंजेस को मैन्यूवर करते करते हमने ये सीरीज बनाई है। दर्शील, आप गेमिंग में हैं, आर यू इनटू गेमिंग, और कौन से ऐसे गेम हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और कौन से ऐसे गेम हैं जिनमें आपको लगता है ये मेरे को पसंद है पर मैं खेल नहीं पाता हूँ उतने अच्छे से, एनीवे यू विल ट्राई? नहीं, मैं बचपन से गेमर रहा हूँ। इनफैक्ट माय फादर हैज बीन इनटू गेमिंग एज वेल, मतलब रिक्रिएशनली, मतलब वो जो कहते हैं ना टाइम एंजॉय करने के लिए, वेकेशन एकदम स्ट्रेस फ्री होने के लिए। सो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, एंड फिर मैंने वो पूरी जर्नी ऑफ अ गेमर जी है जहाँ पर आप अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर दोगे गेमिंग पार्लर में, कॉलेज लेक्चर बंक करके। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट। डांट भी बहुत खाई है मेरे पेरेंट्स की, मेरी गेम बैन की गई, लॉक कर दी गई कबर्ड में, जो रघु का ऐसा एग्जैक्टली सीन है जहाँ पर उनके फादर लैपटॉप लेकर लॉक कर देते और उसको ग्राउंड कर देते। तो ये मेरे साथ हो चुका है। लेकिन मैं आपको इसकी एक पॉजिटिव साइड बताता हूँ कि मैं जब आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, एंड आई फील हमारे शो के द्वारा भी हमने ये दिखाया है लोगों को कि एक बैलेंस पाना पॉसिबल है। गेमिंग दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाहर भी एक असली दुनिया है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जहाँ पे लोग उतार चढ़ाव सीखते, एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ लर्निंग मिलता है, और वो मेरे साथ हुआ है। मैं ये लिटरली अपने लाइफ को मिरर मानता हूँ।
मेरे लिए वीडियो गेम्स में घूमना उतना ही एंजॉइंग रहा है, लेकिन मेरे लिए लाइफ में घूमना भी उतना ही एनरिचिंग रहा है। जैसे आपने पूछा कि मेरे लिए कौन सी वीडियो गेम्स, मैं कोई ऐसा सिंगल आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे पजल सॉल्विंग, थोड़ी स्ट्रेटेजिक इंटेलेक्चुअल गेम बहुत पसंद होती है। आप कहोगे चेस, मैंने रीडिस्कवर किया मेरा पैशन, माय लव फॉर चेस, तो मैं वो बहुत खेलता हूँ। एंड ऐसी कोई गेम एक्चुअली रही नहीं है जो मैंने नहीं खेली। सो अगर आप आज के बारे में पूछोगे, आज का दृश्य को क्या पसंद है, तो वो ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक एंड जो जैसे मैंने आपको बताया चेस वगैरह, दैट्स द गेम, दोस आर द गेम्स आई लाइक। सर इसी के साथ अब मेरा आप तीनों से ही ये सवाल रहेगा, शुरुआत सर से करते हैं। जी। सवाल ये है कि ड्यूरिंग द सेट क्या कुछ ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है आपस में जिसको आप आदमी जीवन भर याद रखने वाला है? जीवन भर याद रखूंगा नहीं, एम्बैरेसिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जब भी मैं सेट पे होता था, जो डायरेक्टर थे हमारे आर्य, वो आर्य दिखते बिल्कुल सीरियस और एकदम हाँ गंभीर इंसान, लेकिन अंदर से ना बहुत बहुत उछल है उनमें। ओके, तो वो हमेशा इसको बकरा बना के कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी करते रहते थे इसके साथ, और वो सारा पिकअप कर लिया था बाकी के लड़कों ने। ओके, अपने जे गेमर लोग के जो लड़के थे, और स्लोली करते करते वो पूरे यूनिट में फैल गया था कि सब लोग, अच्छा ये रहता था अपने कैरेक्टर में, मेथड एक्टिंग में, कि मैं तो मासूम बच्चा हूँ, एक लड़का हूँ, रघु शाह सूरत का, लेकिन वो लोग ऐसे चढ़ जाते थे ना उसके सर पे कि हर शॉट के बाद, हर सीन के बाद, तो हमने एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें तो उसमें इनकॉर्पोरेट की फिल्म के अंदर, मतलब हमारे शूट के अंदर एक सीन था जो हम लोग कर रहे थे जहाँ पे ये साहब नहा रहे हैं। ओके, उसका जो उनका जो बाथरूम है वो दिखाया है वहाँ पे ऊपर, कि ऊपर कांच नहीं है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर चिपका हुआ है, तो न्यूज़पेपर के फटा हुआ न्यूज़पेपर के उधर से दो जन वापस वहाँ से आते हैं और उससे नॉर्मल बात कर रहे हैं जब ये नहा रहा है बेचारा। ओके, और ये बाल्टी और मग्गे से नहा रहा है। ओके, बिकॉज वो आदत होती है स्लाइटली, उसकी आदत होती होगी फ्रॉम सूरत। सो दैट सीन इटसेल्फ वाज सो फनी, क्योंकि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में, जो एक आदमी पूरी तरह से क्या कहते हैं, वस्त्रों के बिना नहा रहा है, और ये दो बंदे जो अपना कुछ अलग ही अपना फंडा चला रहे हैं वहां से। तो इट्स अ वेरी वेरी फनी सीक्वेंस। इट वाज नॉट एम्बैरेसिंग, it was not at all embarrassing, but it was just funny. I'll remember this always, because ये, और इसने क्या किया एंड में, ये सीन में नहीं था, शॉट खत्म हो गया और मैंने कट नहीं बोला था, और जब तक कट नहीं बोला तब ये साहब ने पूरी बकेट उठा के अपने ऊपर पानी डाल दिया। ओके, तो वो दैट बिकेम अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स that I remember from the set. And ma'am, whether it is embarrassing or it is funny. So एक बेबी दर्शील जो तारे ज़मीं में था, कि बेबी दर्शील, उसका एक इमोजी है व्हाट्सएप पे, ओके, जहाँ पे ये दीवार पे अपना सर पटक रहा है और रो रहा है। तो हमारे पूरे कास्ट और क्रू में ये चल रहा था कि किसी को कुछ भी इश्यू हो या प्रॉब्लम हो, बिकॉज शूट के टाइम कुछ ना कुछ होते रहता है, या तो HOD के साथ, या एक्टर्स के साथ, या प्रोडक्शन टीम के साथ, या डायरेक्शन टीम के साथ। तो किसी को भी कोई भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो या इश्यू हो, या कोई थका हुआ है, या समवन इज टायर्ड और समवन इज डिप्रेस्ड, वो इमोजी डाल देता है, ओके, ऑफ दर्शील बैंगिंग इज हेड एंड क्राइंग। सो ये हमारा साइन था, सब लोग वही डालते थे। सो वी कम टू नो, अच्छा ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर या ये आर्ट डायरेक्टर को ये अभी वो बहुत थक गई है या बहुत डिप्रेस्ड है या कुछ गलत हो गया, वो इमोजी डालती थी ग्रुप पे। तो ये हमारा इंटरनल जोक चल रहा था, और दर्शील ऑब्वियसली डिडंट नो एनी ऑफ इट। आपका? मैं कोई ऐड नहीं करना चाहता इस मूवी को, क्योंकि इस पे सारे मैं ही जरा भी वो नहाने वाला सीन ऐसा नहीं जैसे आप लोग सब सोच रहे हो। बहुत ही बेचारा शांति से नहाने की कोशिश कर रहा है, एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है, और वो बेचारा नहा रहा है, अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है, और ऐसे अतरंगी चीज़ें होती रहती है उसके साथ। मेमोरेबल तो यार मैं एक्चुअली एक पता नहीं वो कितनी फ़नी है, वो मुझे बहुत फ़नी लगती है कि रघु बोल रहा हूँ,
आर्या सर कभी कट बोलते नहीं थे, बस वो मॉनिटर रूम से एक आवाज आती थी हा 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 हा, तो वो बस हमें पता चल जाता था कि अब सीन कट हो चुका है, क्योंकि वो बस इतना हंसते थे ना, और वो कट कभी जानबूझ के नहीं बोलते थे, ये हमें अनकंफर्टेबल करने के लिए कि हम इम्प्रोवाइज कितना कर रहे हैं, यूज्ड टू पुश अस टू द लिमिट, एंड आई थिंक हाफ ऑफ द रीजन द शो हैज गॉन ओवर टाइम विद द मिनट्स इज बिकॉज़ उन्होंने कट बोला ही नहीं अभी तक। वो एज एन एक्टर हमें बहुत पैम्परिंग लगता है, वी लव इट, तो करे जाए, लेकिन आई रिमेंबर द क्यूट मोमेंट कि यार हमारे डायरेक्टर साहब भी उतना एंजॉय कर रहे थे जितना हम एंजॉय कर रहे थे, एंड दैट लाइक सर सेड वो पास होता है पूरे क्रू को, सभी को फिर वो एक एंजॉयमेंट वाली फीलिंग आती है, सभी अपना बेस्ट एक देना चाहते हैं, तो वो मेरी एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगी, एम्बैरेसिंग के सिवाय। एम्बैरेसिंग तो उन्होंने बहुत पेट भर के बोला तो यस मैम। अच्छा, तो इसी के साथ आप लोग दिल्ली में हैं, तो बात करते हैं दिल्ली के खाने की। ऑब्वियसली हमारे ऑडियंस को ये तो जानना होगा कि नया इंटरव्यू शुरू होता है क्या फेवरेट फूड है, तो दर्शील आपसे शुरू करते हैं कि दिल्ली में आए हैं तो आप क्या ऐसा जो खाना आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे दिल्ली में आने के बाद कि ये तो खा के ही वापस जाऊंगा? अब बहुत कुछ है एक्चुअली। हम जब सर मैं और मैम आ रहे थे तब हम वही डिस्कस कर रहे थे, रास्ते में कर रहे थे रास्ते में, ये खाना ये खाना, हम एक्चुअली खा नहीं पाएंगे क्योंकि फिर हम सो जाएंगे लेकिन आई लव चाट, ये दिल्ली का हो या मुंबई का हो या कहीं का भी हो, आई हैव ऑलवेज बीन अ मैसिव चाट फैन, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं जैन हूँ तो मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड चाट खाता हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है, एंड बस आई वांट टू स्टॉप हियर। चाट मैम आई लव द दाल मखनी, दाल या एंड लच्छा पराठा एंड दाल मखनी, और मैंने लंच में खाया वो आने से पहले। सर अभी देखो, अभी मैं से जब आप ये सवाल पूछेंगे ना एक असली फूडी से, तो फिर वो जवाब बहुत लंबा हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट क्या है ना कि मैं एक सब कुछ खाने वाला इंसान हूँ, नॉन वेज वेज सब कुछ, और मेरा ये मानना है कि हर प्रदेश में अपने देश के हर स्टेट में खाना बहुत ही फैंटास्टिक हो सकता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्सेप्शनली अच्छा होता है, पंजाब उसमें से एक है, मतलब दिल्ली उसमें से एक ज़रूर है, क्योंकि मैं बचपन से मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ था बचपन में आलू के पराठे, और जो पराठे वाली गली है, पानी आ रहा है देखो ओके, तो पराठे वाली गली जो है अपनी चांदनी चौक में, वहाँ पे मैं बच्चा था, तब मैंने गरम गरम आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे जो भी, और वो लस्सी बटर नान, भाई साहब आप मेरे को वो खिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस और फिर सो जाओ, इंटरव्यू उसके बाद इंटरव्यू कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद सीधे सोच के ही पता चल गया मेरे सर के साथ। या बहुत लेकिन दिल्ली का खाना यार, आप कुछ भी बोल लो, दिल्ली का खाना बहुत ही, मुंबई में भी बहुत ज़बरदस्त खाना मिलता है, बस और क्या। थैंक यू गाइस, भूख लगवा के थैंक यू नहीं हम आपको खिला के भेजेंगे, आप बताइए आपके पास समय है या नहीं? तेरी समय की तो मारा मारी है। तो देखना ना भूलें हमारा शो गेमलोग only on Amazon MX Player for बिल्कुल फ्री।